नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफी ज्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन 2 नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पे आप विचार करेंगे और उसके बाद से हमें उसके मिलते जुलते करेक्ट आंसर पे टिक करना है। हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन इन विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, जल शक्ति का मंत्रालय, वह गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं उन गांवों में स्वच्छता के लिए जल शक्ति मंत्रालय जिम्मेदार है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 1, राइट। दूसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 देखेंगे कि गंगा ग्राम इज एन इंटर मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट बिटवीन स्वच्छ भारत मिशन एंड द नमामि गंगे प्रोग्राम। की जो हमारा गंगा ग्राम है, गंगा ग्राम जो है वो स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे प्रोग्राम कार्यक्रम के बीच एक अंतर मंत्रालय परियोजना है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ध्यान दीजिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 मतलब दोनों ही सही है, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा कि आंसर सी बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पे हमें विचार करना है और उसके बाद से हमें इसमें नॉट करेक्ट चुनना है, राइट। यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट, ठीक है, जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो हम कथन देखेंगे। पहला कथन है कि द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाज क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2000। कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में 2000 में पेयजल आपूर्ति विभाग को बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट वाज रीनेम्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन 2010। कि इस ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो पेयजल आपूर्ति विभाग को बनाया गया था, इस पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम 2010 में बदलकर यहाँ पे देखिए पेयजल तथा स्वच्छता विभाग कर दिया गया। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है दोनों 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, और डी है नन ऑफ द अबव। तो अब हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, ओनली 1 जो है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाज क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 1999। कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया था, ऑफ कोर्स ये बात तो यहाँ तक सही है, लेकिन वहां पे जो कहा जा रहा था कि ये हमारा 2000 में बनाया गया था, तो ये 2000 में 9 बना करके कब बना था, 1999 में बना था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। हमें नीचे दिए गए कथनों को देखना है और उसके बाद यह निर्णय करना है, निर्धारित करना है कि कौन सा या कौन से एक से ज्यादा भी करेक्ट है इसमें। हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च इज द पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, वो गरीबी घटाने की रणनीति का एक हिस्सा है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि रूरल रोड्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। कि ग्राम की जो ग्रामीण सड़कें हैं वो राज्यसभा की सूची में आते हैं, राज्य की सूची में आते हैं। राज्य की सूची, अब सूची के बारे में हमने पढ़ रखा है। 3 तरह की सूचियां होती हैं। पहली जो सूची होती है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। जो है सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट पे बनाता है, स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट पे बनाता है, और दोनों ही अपने कानून कंकरेंट लिस्ट पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि रूरल रोड जो है, गांवों के रोड, वो
स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर सी हुआ, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 154, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए कथनों पर हम ध्यान देना है। उसके बाद जो हमें चुनना है वो क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कि जो इन स्टेटमेंट में से जो सही है, देखिए करेक्ट है, उसे ही हमें चुनना है। ठीक है, अब हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यह शुरू किया गया था 1995 में भारत सरकार के द्वारा। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला, कि इट इज इन रिलेशन विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यह जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था, यह संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं उससे संबंधित था और उसको फॉलो करता था। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। हमारे पास ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नॉन ऑफ दीज। हम आपको बताते हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। आंसर सी बोथ 1 and 2 हमारा सही है और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 155, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत के बारे में हम सभी जानते हैं और आयुष्मान भारत के बारे में कौन से कथन या एक से ज्यादा कथन सही है, ये हमें देखना है। हम स्टेटमेंट देखते हैं। आयुष्मान भारत इज ऑल्सो नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन और मोदी केयर, कि आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन या मोदी केयर के रूप से भी जाना जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि इट इज मेंट ओनली फॉर पुअर एंड इकोनॉमिकली डिप्रेव्ड क्लास, नॉट एवरीवन इज एलिजिबल, कि इस आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ हमारे गरीब और आर्थिक रूप से वंचित लोग ही आते हैं, हर एक कोई इस फैसिलिटी का लाभ उठा नहीं सकता, मतलब हर एक कोई इसके लिए पात्र नहीं है। थर्ड हम स्टेटमेंट देखते हैं कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली साइज, एज और जेंडर, मतलब आयुष्मान भारत के तहत कितना बड़ा आपका परिवार है या आपकी आयु क्या है या लिंग क्या है, इसके आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। हमारे पास ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 2 and 3, सी है ओनली 1 and 2 और डी है ऑल ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर क्या होगा, सारे यहाँ पे सही हैं और बिल्कुल नहीं सही है। 156 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग, कि नीति आयोग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2016, कि नीति आयोग जो था वो 2016 में अस्तित्व में आया था, ये हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कि नीति आयोग वाणिज्य, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखते हैं, इट इज द सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, कि नीति आयोग के पहले जो था वो था हमारा प्लानिंग कमीशन, उसी को हटा करके नीति आयोग आया था और यही हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। अब हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ए हमारा जो है वो है ओनली 2 and 3, बी है ओनली 1 and 2 और सी है ओनली 1 and 3, डी है 1, 2 and 3, तीनों। हम देखते हैं कि सही इसमें से कौन सा है। तो आप देखिए आंसर ए ओनली 2 and 3 हमारा सही है और ए मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि नीति आयोग 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2016, लेकिन सही यहाँ पे क्या होगा कि दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2015, 2015 में यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 157, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट संसद आदर्श ग्राम योजना, कि सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें इनकरेक्ट। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि कहीं आप करेक्ट ना सोच लें और करेक्ट वालों के ऊपर ही टिक करके ना चले जाएं, जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि इनकरेक्ट देखना है। चलिए हम स्टेटमेंट देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, कि ये जो स्कीम थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी। 2014 देखिए यहाँ पे लिखा है। स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं, अंडर दिस स्कीम अ नॉमिनेटेड एमपी मे चूज अ ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। अब इस
योजना के तहत एक नामित सांसद, मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड एमपी वो क्या करता है कि अपने एरिया में से किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत को चुन सकता है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि अंडर दिस स्कीम, अब इस स्कीम के तहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, राज्यसभा एमपी में चूज ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज हर चॉइस इन द स्टेट फ्रॉम विच ही ऑब्लिक सी इज इलेक्टेड। कि इस स्कीम के तहत जो राज्यसभा का एमपी होगा वो अपने मतलब जिस भी स्टेट से वो चुना गया है वहां से किसी भी एरिया से एक गांव को उठा लेगा और इस स्कीम को फॉलो करेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना का। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। शुरू में ही हमने देखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2 और सी है ओनली 3। हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 11 अक्टूबर 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यह स्कीम प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लेकिन यह गलत है। इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे होगा कि यह स्कीम 11 अक्टूबर 2014 को, मतलब कि यहाँ पे 2 अक्टूबर न लिख करके आप क्या लिखते हैं 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 में लॉन्च की गई थी और यह जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जानेंगे कि 158 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले हमें स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद से हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये लॉन्च की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। हम देखिए यहाँ पे 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यह जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि ये जो उज्ज्वला योजना है ये इट एम्स टू एम्पावर वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो क्या आपको ये सही लग रहा है? तो अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ए है हमारा ओनली 1 सही है, बी कहता है ओनली 2 सही है, सी कहता है कि तीनों ही सही है और डी कहता है कि सिर्फ 2 और 3 सही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें सही कौन सा है। स्टेटमेंट सी 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 159। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट रिगार्डिंग मिशन इंद्रधनुष। अब हमें देखना है कि नीचे कौन कौन से स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा सही है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि इट टारगेट चिल्ड्रन अंडर 3 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब कि यह 3 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। मतलब कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो है उन्हीं का टीकाकरण इसके द्वारा किया जाएगा मिशन इंद्रधनुष के तहत। सेकंड हम ऑप्शन देखते हैं कि इट प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट 14 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, कि यह जो है मिशन इंद्रधनुष यह 14 ऐसे बीमारियां जिनमें कि वैक्सीन दिया जाता है, मतलब वैक्सीन का यूज होता है, उन बीमारियों के लिए जो है वैक्सीनेशन करेगा 14 बीमारियों के लिए। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 एंड 2 और डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन होगा आंसर डी, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इट टारगेट्स चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इम्यूनाइजेशन। उसमें क्या लिखा गया था कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ही इसके द्वारा टीकाकरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 ना होकर के यहाँ पे 2 years ऑफ एज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 years ऑफ एज के जो भी बच्चे हैं और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि ये प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ, और उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि 14 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो है उनके लिए यह वैक्सीन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें क्या है कि 12 सिर्फ 12 के लिए ही ये करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। और नीचे दिए स्टेटमेंट को देखना है और आपको पता करना है कि इनमें से कौन से सही है।
पहला स्टेटमेंट है हमारा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि पंचायती राज संस्थान जो है भारत में वह ग्रामीण स्थानीय स्व सरकार की एक प्रणाली है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक किया गया था। थर्ड हम देखते हैं कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग्स अप ऑफ 3 tiers ऑफ पंचायत। अब जो संविधान का भाग 9 है वो पंचायत के 3 स्तरों की स्थापना के लिए, और भारत के संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत में 3 स्तरों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराता है। चलिए हम स्टेटमेंट 3 देखते हैं कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग ऑफ 3 tiers ऑफ पंचायत, कि यह जो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान का हमारा 9वां भाग, वो भारत में ये कहता है कि पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए। अब हम एक एक करके करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन है हमारा A only 1, B है only 2, C है only 2 and 3 और D है 1 2 3। हम देखेंगे कि इसमें सही क्या है। आंसर D है हमारा, 1 2 और 3 तीनों ही सही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको नॉट करेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, ताकि आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप नॉट करेक्ट को ध्यान देंगे कि इसमें से कौन सा गलत है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द सेतु भारत प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 मार्च 2016, कि भारत में सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एज एन इनिशिएटिव टू मेक ऑल द नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स बाय द ईयर 2020। अब यह परियोजना को वर्ष 2020 में तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने की पहल के रूप में शुरू किया गया था, कि भाई जहां जहां पे आपके नेशनल हाईवे के पास रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बाधा होगी, क्योंकि जब जब ट्रेन जाएगी तब तक क्रॉसिंग को बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा माना गया था कि वहां से आप या तो पुल बना दीजिए, मतलब कि जो हाईवे जाएगा वो उसको बाईपास कर जाएगा या तो उसके ऊपर से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में अधिकतम संख्या में पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब हम देखते हैं कि इसके करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा A है only 1, B है only 2, C है only 3 और D है only 2 and 3। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करेक्ट इसमें कौन सा, आंसर B only 2। हमें इसमें क्या देखना था, आप देखिए, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट जो हम देख रहे हैं तो उसमें हमें पता चल रहा है कि आंसर बी जो है only 2 हमारा करेक्ट नहीं है। तो 2 करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इस परियोजना को वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने की पहल के रूप में शुरू किया गया था। और वहां पे क्या कहा जा रहा था, वहां पे कहा जा रहा था कि 2019 न होकर के और ये 2020 है, इसलिए 2020 भैया नहीं है, ये क्या है 2019 ही है। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग धाम्स इज ऑब्लिक आर नॉट इंक्लूडिंग द 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। अब देखिए, भारत में एक महामार्ग विकास परियोजना बन रही है जो जिसमें कि 4 धाम जो हैं, 4 धामों को उसमें कवर करना है। अब इसमें से कौन सा धाम इस महामार्ग 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, मतलब कौन कौन से हैं। आप देखिए कि नंबर 1 में है हमारा अमरनाथ, इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है, ध्यान देना है। 2 है बद्रीनाथ नहीं आता है, C केदारनाथ नहीं आता है, D गंगोत्री नहीं आता है और ये हमारा 5 है यमुनोत्री नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा कौन कौन सा हो सकता है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है कि भाई only 1 and 5 नहीं आते हैं, 2 नहीं आता है और 4 नहीं आता है और D है only 1 नहीं आता है। हम आपको बताते हैं कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। देखिए, इसमें आंसर D है only 1 इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। only 4 प्रोमिनेंट धाम, नेमली, अब इसके अंदर आपको इसका नाम ही है कि 4 धाम। देखिए, नाम को मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इसका नाम है 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। तो इसका मतलब है साफ साफ कि इसमें 4 धाम जो है वो आएंगे। अब वो चारों धाम कौन कौन से हैं मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ।
पहला धाम है उसमें गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है बद्रीनाथ। ये है 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। इसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा, इसमें कहा जा रहा है कि ओनली 1 नहीं आएगा। ओनली 1 में क्या, अमरनाथ लिखा है, तो अमरनाथ वैसे ही इससे बाहर हो गया। फिर हम स्टेटमेंट 163 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए कथनों को देखना है और आपको पता करना है कि इनमें से कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो नहाई है, नहाई को हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नहाई जो है उसको नहाई अधिनियम 1988 के तहत सेटअप किया गया था, इसकी स्थापना की। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ दीज। मैं आपको बताता हूं कि इसमें से सही कौन सा है। 1 और 2 दोनों ही हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं 164। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल एविएशन इन इंडिया एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। हमें यहाँ पे सिविल एविएशन के बारे में, भारत में जो सिविल एविएशन है जिससे नागरिक उड़ान होता है, मतलब उसके अंदर मिलिट्री वाले उड़ान जो एयरफोर्स वगैरह के एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं आएंगे, तो उनके बारे में कौन से कथन सही हैं। अब हम दोनों कथनों को एक एक करके देखेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन से सही है। कथन 1 है हमारा कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, जिसको कि हम कहते हैं कि भारत में जो भी राष्ट्रीय सिविल उड़ान नीति जो है वो पहली बार इसके बारे में नोटिफाई की गई थी, सूचित किया गया था, इसमें अधिसूचित किया गया था 2016 में। और 2016 में किस मंथ में, जून 2016 में। फिर दूसरा है कि एयर सेवा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड इन 2017। कि भाई एयर सेवा 2017 यह नागरिक उड़ान मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। हम आपको बताते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 165। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नीचे दिए कथनों को देखना है और यहाँ पे हमें पता करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहला स्टेटमेंट हमारा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। सेकंड स्टेटमेंट अब देखते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम इज टू एनेबल यूथ टू टेक अप इंडस्ट्रियल रेलेवेंट स्किल फॉर अ बेटर लिवलीहुड। कि जो हमारी हमने बताया कि सिस्टम सर्टिफिकेशन मतलब प्रणाली प्रमाणन की योजना जो है उसका उद्देश्य है कि जितने भी युवा हैं उनको एक बेहतर आजीविका के लिए औद्योगिक प्रासंगिक कौशल लेने में सक्षम बनाना है। मतलब कि उनको कुछ ऐसा सिखा दो, टेक्निकल हैंड उनको दे दो ताकि वो कहीं जाकर के अपना जॉब ले सके। टेक्निकल हैंड देना है। अब यहाँ पे है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है दोनों में से कोई नहीं। हमारे पास आंसर सी है बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही है। अब 166 देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को हमें ध्यान से देखना है, उसके बाद से ये पता करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन से इन स्टेटमेंट में से कौन से सही है। तो सही है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमारा स्टेटमेंट 1 है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इज अ मार्केट लेड प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ अंडरटेकन इन पीपीपी मॉडल। देखिए कहा जा रहा है कि दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो है वो पीपीपी का मतलब आप क्या समझते हैं। देखिए पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक, राइट, उसके बाद से प्राइवेट, उसके बाद से पार्टनरशिप। मतलब कि इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो सरकार का भी रहेगा और फिर बाहरी कंपनियों का भी रहेगा और उसके तहत ही जो हमारी दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना तैयार की गई है ये क्या करेगी। यह एक बाजार आधारित और प्लेसमेंट लिंक्ड है कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनको जॉब दिया जाएगा, उनको प्लेसमेंट दिलाई जाएगी और उसके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। पीपीपी मॉडल है। सरकार का भी इसमें हाथ रहेगा और प्राइवेट वाले लोग भी रहेंगे, दोनों की साझेदारी रहेगी। हमारे पास स्टेटमेंट 2 है कि इस योजना के तहत, किस योजना के तहत, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 70%
प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अनिवार्य नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? पब्लिक है, मतलब या तो दोनों सही हो सकते हैं या फिर एक सही है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो मैं स्टेटमेंट 2 है उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों को ट्रेंड ही नहीं किया जाएगा। ट्रेंड पीपीपी मॉडल पे चलो उनको ट्रेन कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि 70% उसमें से जो भी ट्रेंड लोग हैं उनको जॉब भी दिया जाएगा। अब इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो हम देखेंगे कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है दोनों में से कोई नहीं, नीदर 1 nor 2। हमारे पास ऑप्शन आंसर सी है बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 167 विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ट्रेनिंग सेंटर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बात किया था कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है, ट्रिपल पी मॉडल का है, मार्केट लेड है और युवाओं को ट्रेन करने के लिए और उसके बाद से उनको पक्का जॉब दिलाना ही है, मतलब प्लेसमेंट लिंक है। तो अब हमें बताना है कि किस स्टेट में इस दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के ट्रेनिंग सेंटर सबसे ज्यादा है। हमारे पास ऑप्शन 1 है स्टेट, मतलब 1 है मध्य प्रदेश, 2 है कर्नाटका, 3 है गुजरात और 4 है आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इसमें सबसे ज्यादा दीनदयाल वाला रखता है। तो आंसर हमारे डी है, मतलब कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रशिक्षण केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 168 हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आर कवर्ड अंडर मिशन इंद्रधनुष। इसके पहले हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए में से कौन से जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ऐसे डिजीज जिनका उपचार या जिनका बचाव वैक्सीन देने से, टीका देने से हो सकता है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत वो कौन कौन से इसमें शामिल है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, देखिए मम्प्स है, गलसुआ कहते हैं, डेंगू हो जाता है और पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया। 2 में है हमारा टेटनस, मम्प्स, हेपेटाइटिस बी और पर्ट्यूसिस। 3 है मम्प्स, वही गलसुआ की मैं बात कर रहा हूँ, पोलियो, टेटनस और हेपेटाइटिस बी। और 4th है पर्ट्यूटिस, टीबी, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। राइट। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा, मतलब जो सेट है वो सही है जिसके द्वारा मिशन इंद्रधनुष, हमने पीछे भी देख रखा है कि मिशन इंद्रधनुष जो है उसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए जो है टीकाकरण किया जाता है। किसको? 2 इयर्स के जो बच्चे, मतलब 2 साल से कम के बच्चे हैं और जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनको टीकाकरण किया जाता है। अब आपको बताना है कि ये जो टीकाकरण होगा ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए है। तो हमें ये बताना है इसमें कि इनमें से ये 4 सेट दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखिए कि इसका सही आंसर होगा आंसर डी। राइट। अब डी हम देखते हैं, ये जो बीमारियां हैं पर्ट्यूसिस, टीबी, हेपेटाइटिस बी और खसरा, इसके लिए टीका जो है इंद्रधनुष के तहत दिया जाता है। किसको दिया जाता है? 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। 169 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू वॉश डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। अब निम्नलिखित में कौन सी योजना आपदा निवारण और शमन को बताता है। हम देखेंगे कि पहला है हमारा हाउसिंग फॉर ऑल, दूसरा है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चौथा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 5वां है नेशनल बिल्डिंग कोड। मतलब अब हमें देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 2 4 5, सी है 2 3 4 5, डी है और इसमें सभी सही है। तो आप देखिए इसमें से सारे के सारे जो हैं वो सही है हमारे। क्यों? क्योंकि सारे स्कीम जो हैं वो डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए ही हैं। मतलब कि पहले आपदा की रोकथाम की जाए और उसको हटाया जा सके। अब हम देखेंगे 170, which of the following statement /Union territories has been involved in the Kaveri water dispute। अब हमें यह बताना है कि कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी कावेरी जल विवाद जो चल रहा है उसमें शामिल है। तो हमारे पास जो नंबर 1 में जो हमारा सेट है
वो है कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। 2 में है कि केरला, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश ये जो है कावेरी जल विवाद में शामिल हैं। 3 है तेलंगाना और महाराष्ट्र कावेरी जल विवाद में शामिल हैं। और 4 है तेलंगाना, कर्नाटका और केरला जो है वो कावेरी जल विवाद में शामिल है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा आंसर ए सही है। आंसर ए आप फिर से देखिए कि कावेरी जल विवाद के अंदर कौन कौन से शामिल हैं। बिल्कुल ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन कौन, कर्नाटका, राइट, और केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये 4 लोग, जिसमें 3 जो है वो हमारे स्टेट्स है और पुडुचेरी जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो ये 4 हमारे शामिल है कावेरी जल विवाद में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। स्वराज स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि स्वराज स्कीम किससे संबंधित है। तो हमारे पास 1 है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से, कि जो भी भूजल प्रबंधन है, जमीन के अंदर से जो पानी आता है उसके बारे में। दूसरा है कि जो भी पाइप्ड वाटर सप्लाई लोगों के यहाँ दी जाती है उसके बारे में है। तीसरा है कि लेइंग गैस पाइपलाइन। आप देखते हैं कि सबके घरों में अभी तक ज्यादातर पुराने तरीकों से गैस के सिलेंडर जाते हैं, लेकिन अब कई जगहों पे यह शुरू कर दिया गया है कि वहां पे गैस की पाइपलाइन आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। तो स्वराज स्कीम क्या इससे संबंधित है। चौथा है कि इनमें से किसी से भी संबंधित स्वराज स्कीम नहीं है। तो अब हम आपको बता दें कि इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा है। देखिए आंसर ए हमारा सही है, मतलब कि यह जो है स्वराज स्कीम, स्वराज योजना, यह संबंधित है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि भूजल प्रबंधन से। 1, राइट, 1। नेक्स्ट हम चलते हैं 172 नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम्स एट। अब देखिए कौशल विकास और उद्यमिता पर जो राष्ट्रीय नीति है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया कि अलाइनिंग सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स विद सेक्टरल रिक्वायरमेंट, कि भाई क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है कुशल श्रमिकों की आपूर्ति को इसमें फुलफिल किया जाए, मतलब कि कुशल श्रमिकों की आपूर्ति की जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रेनर्स, कि भाई हमें ट्रेनिंग देनी है लोगों को। अब उस जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए कैपेसिटी हमें अपनी बढ़ानी है कि कितनी क्षमता हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा सके और ट्रेनर्स भी जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट है कि एस्टेब्लिशिंग एन IT बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ ए स्किल्ड वर्कफोर्स टू रेज द स्टैंडर्ड टू इंटरनेशनल लेवल्स, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक को बढ़ाने के लिए कुशल कार्यबल की एक IT आधारित सूचना प्रणाली की स्थापना करना। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। आप देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the above statements are correct? अब A में है only 1, B में है 1 और 2, और C है 1, 2 and 3, D है 2 and 3। आंसर है हमारा 1, 2, 3, तीनों ही हमारे सही हैं। देखिए स्टेटमेंट हम देखेंगे 173, जो क्वेश्चन है 173, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इज ऑब्लिक आर ट्रू। अब यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम जान चुके हैं। अब मिशन इंद्रधनुष को जब मतलब थोड़ा सा और गहन कर दिया गया है, थोड़ा तीव्र कर दिया गया है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो हम देखेंगे पहला कथन जो है वो अंडर द फर्स्ट 2 phases ऑफ द मिशन इंद्रधनुष द इंक्रीज इन द कवरेज हैज बीन मोर प्रोमिनेंट इन द रूरल एरियाज, कि भाई मिशन इंद्रधनुष के जो पहले 2 चरण रहे हैं वहां पे देखा गया है कि जो इसके द्वारा जो कवर किया गया है कि भाई मिशन इंद्रधनुष के तहत जो बच्चों का टीकाकरण होगा, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा, वो ग्रामीण इलाकों में इसका कवरेज ज्यादा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि इंडिया इज होम टू अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन एंड लेस देन 45% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन। कह रहा है कि भारत में जो बच्चे हैं उसमें से मतलब पूरे विश्व में जो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, भारत में लगभग उसके 50%। उसके अलावा यहाँ पे जिन बच्चों का टीकाकरण होता है उस मतलब सिर्फ 45% बच्चे ही पूरा इम्यूनाइजेशन लेते हैं। इस समय समय पर जो टीका दिया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए, वो सारा जो है उसको अवेलेबल कर पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट कि तीसरा, स्पेशल फोकस ऑन द मिशन वुड बी ऑन रूरल एरियाज एंड अदर सेक्टर्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन। अब जो नेक्स्ट होगा
नया इसका फोकस होगा कि इस मिशन पे और कहां पे ध्यान देना है, वो ये है कि जिन एरिया में नहीं हुआ है इम्यूनाइजेशन, खासकर रूरल एरिया या फिर दूसरे जो एरिया जहां पे नहीं हुआ है, जहां पे लो इम्यूनाइजेशन है या कम टीकाकरण हुआ है, वहां पे नेक्स्ट में किया जाएगा। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है 1 and 3 और डी है 2 and 3। हमारा ऑप्शन ए ओनली 1 जो है सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली 1 अंडर द 2 phases ऑफ द मिशन द इंक्रीज इन द कवरेज हैज बीन मोर प्रोमिनेंट इन द रूरल एरिया। तो हमारा ओनली 1 सही है, 2 और 3 जो है वो हमारे गलत है। मतलब कि ये बात गलत है कि इंडिया में 50% अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन है, बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। और दूसरा ये भी बात गलत है हमारा कि भारत में जो जिन बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है उसमें से सिर्फ 45% को ही कंप्लीट टीकाकरण हो पा रहा है। तीसरा ये भी गलत है कि नया फोकस यह होगा कि रूरल एरिया में इम्यूनाइजेशन किया जाए। आप देखिए पहला स्टेटमेंट ही कहता है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा हुआ है, तो वाई टू फोकस ऑन द रूरल एरियाज, राइट? ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। अब हमें जो इस 174 में यह देखना है कि 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन सी बात सही है। अब देखिए यह कहता है कि यह जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 124वां संविधान संशोधन बिल है, विधेयक है। दोनों में आई होप कि आप अंतर जानते हैं। विधेयक उसको कहते हैं कि जब तक मतलब कि जब वो स्टार्ट में पेश किया जाता है सदन के अंदर और उसके बाद पहले लोकसभा में या फिर पहले राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, तो दोनों जगहों पे जब पेश हुआ जाएगा, दोनों जगहों पे घूमेगा, दोनों जगहों पे अपना बहुमत प्राप्त करेगा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट का उसके ऊपर असेंट हो जाता है तब जाकर के वो कानून बनता है। तो उसके पहले वो बिल रहता है, बिल मतलब विधेयक रहता है। तो 124वां संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन विधेयक था ये, और 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 का, राइट? स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं कि इट प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। यह क्या कहता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं अभी तक उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी आप जानते हैं कि सारे लोग काफी वेल एस्टेब्लिश और वेल इकोनॉमिकली वेल टू डू नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं जनरल कैटेगरी में, उनमें से जनरल कैटेगरी का जो 50% है कि भाई इनमें से सारे लोग होंगे, तो उन 50% में से 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी का उनको दिया जाएगा। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि द अमेंडमेंट चेंज द 2 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। अब जैसे ही ये अमेंडमेंट होता है, इसने क्या किया, इसने तुरंत ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो संविधान के हैं उनको बदल दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देखते हैं ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट है। सी जो है वो कहता है कि 1 and 2 करेक्ट है, और डी कहता है ओनली 1 and 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे सी ओनली 1 and 2 करेक्ट है। तो इसका मतलब कि तीसरा जो है वो गलत है। तीसरा क्या गलत है? तीसरे में कहा जा रहा है साफ साफ कि यह इस संशोधन ने 2 मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 16 को बदल दिया, राइट? लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह बात गलत है। ये जो हुआ है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में बदला है। आर्टिकल 14 उसमें नहीं है, तो आर्टिकल 15 होना चाहिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। कि भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पहले आपको विचार करना है। हम उसके बाद से विचार करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है। उसके बाद से हम देखते हैं कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि इंडिया इज द मेड इन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज लेजिस्लेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट हाउस। अब भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने कॉर्पोरेट घरानों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों को लागू किया है। ठीक है,
कॉर्पोरेट समाज की जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो अपना कुछ भी किसी भी फील्ड में वो एक बड़ी इंडस्ट्रीज है या अपनी गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी सारी चीजें देती है। तो चूंकि आप वेल टू डू है, यू हैव मनी, दैट मीन्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सम रोड्स और सम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर और मेक अवेलेबल द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मतलब पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधी, मतलब वहां पे आपको पैसे देने हैं, आप अच्छे हैं इसलिए आपको पैसे देने हैं। तो भारत में एक पहला देश है, भारत एक ऐसा देश है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में 2009 में CSR पर स्वैच्छित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट हमने देख लिए। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंटों से संबंधित हम ऑप्शंस को देखेंगे। ए है ओनली 1, बी है सिर्फ 2, सी है 1 और 2 दोनों ही सही है, और डी है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें से सही कौन सा है। यहाँ पे आंसर सी, बोथ 1 और 2 सही है। अब हम देखते हैं 176। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर NGT एक्ट 2010, कि इसकी स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो नेशनल, मतलब वही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वह NGT एक्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। स्टेटमेंट 1 हो गया। अब कह रहा है कि NGT नागरिक प्रक्रिया के कोड के आधार पर कार्य करता है, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के आधार पर यह कार्य करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि इस NGT का, मतलब कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली में है, और उसके अलावा 4 रीजनल ब्रांचेस भी हैं। कहाँ कहाँ है? कोलकाता में, भोपाल में, पुणे में और चेन्नई में। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मैं बस ऑप्शन है ए सिर्फ 1 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 3 सही है, और डी तीनों ही सही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सही कौन सा है। आंसर सी 1 और 3 सही है, इसका मतलब 2 गलती है। 2 क्या गलत है? स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है, 2 क्या था कि द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। देखिए, आप जो जाएंगे जब केस बेस के मामले में, तो वहां पे 2 तरह के मामले होते हैं, आप भी जानते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो सिविल के लिए हमारे पास होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और पहले वाले के लिए होता है क्या? एक होता है कि इंडियन पीनल कोड, राइट। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो भी ट्रिब्यूनल है NGT, वो नहीं कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? तब वो नेचुरल जस्टिस, न्याय के सिद्धांत के द्वारा कार्य करता है, बिल्कुल। और जितने भी ट्रिब्यूनल आपको मिलेंगे वो सारे के सारे हमारे न्याय के सिद्धांत पे ही काम करते हैं, नेचुरल जस्टिस। ठीक है, न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसके ऊपर काम करेगा। अब हम देखें 177 ये कह रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कि भाई जो केंद्र सरकार है उसने आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय नामक एक नए मंत्रालय का गठन किया, और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द मर्जर ऑफ। अब जो ये नया मंत्रालय आया, कौन सा मंत्रालय? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यह 2 मंत्रालयों के विलय के बाद आया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास है बाय द मर्जर ऑफ, पहला दे रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पहला जो है वो कहता है कि शहरी विकास मंत्रालय को मर्ज किया गया। दूसरा है कि भाई शहरी विकास मंत्रालय के साथ आवास और शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय, इसको जो मर्ज किया गया था। तीसरा कह रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मर्ज किया गया था। अब हम आपको से पूछने वाले हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है या कौन से हैं। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही है? ए है 1 और 2 सही है, मतलब शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय दोनों को मिलाकर के इसको बनाया गया था। बी है 1 और 3 सही है, सी 2 और 3 सही है, और डी 4 जो हमारे तीनों हैं वो तीनों के तीनों ही सही है। आप देखिए आंसर ए 1 और 2 इसमें सही है। क्या सही है? कि जो केंद्र सरकार ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय
शहरी मामलों के मंत्रालय जो बनाए हैं वह 2 मंत्रालय, जैसे एक शहरी विकास मंत्रालय हो गया और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, इन दोनों को मिला करके, इनका एक ही में विलय करके इसको बनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम 178 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी योजना, मनरेगा की बात यहाँ पे कही जा रही होगी। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005 के बारे में स्टेटमेंट्स को आप देखना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो एक्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005, यह द एक्ट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, देखिए इसके नाम में ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो भी एक्ट है, नियम है, वो क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो रोजगार की सिक्योरिटी है, सुरक्षा की, भाई डेली उनको रोजगार मिल जाए, उसके बाद उनको खाने को मिल जाए, तो इसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है, भाई मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए गारंटी ऑफ 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। कि भाई एक सत्र में, मान लीजिए कि 2018 से 2019 का जो सत्र हो गया या 2020 से 2021 का सत्र हो गया, उसके तहत जो भी लोग एमजी नरेगा के तहत, मतलब उनका नाम रजिस्टर्ड है, उनको कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसके लिए उनको श्रमिक दिया जाएगा, जो भी मेहनताना है उनको दिया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। कि भाई भारत सरकार का जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वह राज्य सरकारों के साथ मिलकर के ये जो स्कीम है, एमजी नरेगा की स्कीम जो है, उसको मतलब देखता है कि भाई ये कार्यान्वयन इनका सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इसकी निगरानी करता है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से हमारे सही है। हम देखेंगे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ए है सिर्फ एक, बी है ओनली 2 and 3, सी है 1, 2 and 3, डी है ओनली 1 and 3। हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए, आंसर सी 1, 2 and 3 तीनों के तीनों ही हमारे सही है। हम देखते हैं 179, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन से कथन सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है जन सुरक्षा बीमा योजना। जन सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर पर्सन इन द एज ग्रुप 18 to 70। अब जो जन सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से लेकर 70 वर्ष के आयु वाले लोगों का इंश्योरेंस करता है, बीमा प्रदान करता है। स्टेटमेंट 2 हम देखेंगे, वन मस्ट नॉट हैव अ बैंक अकाउंट टू अवेल दिस स्कीम। कि भाई जो इस जन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाना चाहता है और 18 से 70 साल के उम्र के बीच का है, उसके पास कोई बैंक का खाता नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये इस योजना के लाभ आप उठा पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ओनली 1 है, बी ओनली 2 है, सी ओनली 3 है और डी इनमें से कोई नहीं है। हमारे पास आंसर ए होगा, ओनली 1 सही है। एक्सप्लेनेशन आप जान लीजिए, वन मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट टू अवेल दिस स्कीम। जरा सोचिए कि जहां पे सरकार यह कहती है कि सभी लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और इवन जीरो पेमेंट पे सरकार बैंक के खाते भी खुलवाती है और बहुत सारे लोगों के खाते खोले जाते हैं, उसमें अगर कोई योजना आती है और यह बात कहती है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ही ये गलत है, एक कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज अबाउट मोबिलाइजिंग स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू ज्वाइन फॉर्मल एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कुछ स्कीम है, उसमें से कौन सी स्कीम जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, तो ये जो स्कीम है उनको फिर से अपने पुराने छोड़े हुए स्कूल को फिर से ओपन स्कूलिंग के माध्यम से ज्वाइन करने के लिए उनको कहता है कि भाई आप ठीक है, आप जाइए पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है मतलब नई रोशनी, 2 है नई मंजिल, तीसरी है सुकन्या समृद्धि योजना और चौथा है पढ़ो परदेश स्कीम। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो आंसर 2 जो है वो सही है
मतलब कि नई मंजिल स्कीम जो है वो यह कहती है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्कूल छोड़ चुके हैं वो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से फिर से पहले वाली शिक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 181 प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कम्स अंडर। अब जो मूल स्थिरीकरण कोष है तो किसके अंतर्गत आता है? हमारे पास पहला है, ए है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, बी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और डी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आपको बताना है कि ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मूल स्थिरीकरण है यह किसके अंतर्गत आता है। हिंदी में बताता हूं, ए कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आएगा, बी उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आएगा, सी आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आएगा और डी व्यापार विभाग के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मतलब कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर आएगा। ये हो गया हमारा बी जो है उपभोक्ता मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 182 which of the following statement regarding national pension system is oblique are correct। अब नीचे कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में सही है या हो सकता है एक से ज्यादा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट है, इट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन मैंडेटरी बेसिस। अब सबसे पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए इसको पेश किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह जो है ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी इनमें से कोई नहीं। आप देखिए सही आंसर होगा सी बोथ 1 and 2 जो है इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183 Which of the following statement is oblique are correct regarding Law Commission of India। भारत में लॉ कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जो लॉ कमीशन है भारत का जो विधि आयोग है वह एक कार्यकारी निकाय है, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारी निकाय। अब मैं आई होप कि इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा सा आप जानिए। देखिए 3 तरह की जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं या बॉडीज होती हैं। एक तो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया, राइट। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है कि विधि को बनाना, कानून को बनाना। दूसरी हो गई हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नमेंट का जिसके तहत मतलब मंत्रालय होते हैं या कोई भी काम को पूरा किया जाता है। और तीसरी लास्ट जो होती है जुडिशियरी, मतलब कि जो न्याय देती है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो हमारा लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, वो पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका काम कार्य को करना है, कार्यकारिणी है और भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला कानून आयोग, विधि आयोग 1977 में आपातकालीन अवधि के बाद स्थापित किया गया। भाई आपातकाल हम जानते हैं 1975 में लगा था। उसके बाद से हम सभी जानते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। मैं बस रेफरेंस कर रहा हूँ, आई होप कि आप सारी चीजें ये जानते हैं, ठीक है। तो 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जिसको है हम लघु संविधान भी कहते हैं, वो साबित हुआ था। उसके बाद 1977 में पहली बार विधि आयोग जो है वो पहली बार वो आया था 1977 में आपातकालीन अवधि के बाद। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या है। ए ओनली 1 सही है कि जो पहला लॉ कमीशन आया था वह एक इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में आया था, राइट। और वहां पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है 1977 में आया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और जो पहली बात है कि यह एक कार्यकारी बॉडी है वो बिल्कुल ही सही बात है, इसका यह कार्यकारी बॉडी है। अब हम देखेंगे 184 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन धन योजना इज करेक्ट। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? हम देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट 1 है
इट इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। यह नेशनल मिशन है किस लिए कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, ताकि सारे लोग, मतलब कि हम राष्ट्रीय मिशन है एक वित्तीय समावेशन का, सभी लोग वित्तीय दृष्टि से सभी को ध्यान में रखा जाए और उनको ऐसा रोजगार पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें की जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, सबके पास कम से कम अकाउंट हो, ठीक है, सबके पास अकाउंट हो। फिर दूसरा हम देखेंगे कि शुरुआत में इस योजना को 2014 में 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था। जब इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में स्टार्ट किया गया था और कहा गया था कि भाई 4 सालों तक रहेगा ये। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि इट इज नाउ एन ओपन एंडेड स्कीम। अब यह एक ओपन एंडेड योजना है, मतलब कि यह लंबे समय तक चलेगी। जब भी अगर ऐसा है कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास अकाउंट नहीं है, उस व्यक्ति के वित्तीय समावेशन के लिए कि उसके पास कम से कम एक अकाउंट हो, यह योजना कभी बंद नहीं होने वाली है, मतलब चलती रहेगी। फोर्थ स्टेटमेंट अब देखते हैं, द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ स्कीम हैज बीन इंक्रीज टू 10,000 रुपीज। एक ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं है बट यू हैव द अकाउंट, सो इफ यू हैव दिस प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट, यू कैन विड्रॉ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन एडवांस। आप इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, हम पहले ही उसके बाद से बाद में अकाउंट में पैसे आएंगे तो उसमें जो कट जाएंगे। तो इस तरह से ओवरड्राफ्ट सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था। ये हमारा चौथा है। देखिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास A only 1 and 4, B only 1, 2 and 3, C है only 2, 3 and 4 और D है 1, 2, 3 and 4। हमारे पास सही क्या होगा? D 1, 2, 3 and 4, चारों के चारों हैं हमारे सही है। 185 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज करेक्ट। इम्यूनाइजेशन आपको मैं बता चुका हूँ, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है आप हिंदी में यहाँ पे जान सकते हैं, टीकाकरण। तो यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। हमने पहले पढ़ा था इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष क्या कर रहा था? 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इम्यूनाइजेशन करा रहा था। यहाँ पे हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, मतलब सभी को, चाहे आपकी स्थिति कोई भी हो, कितने भी आप धनाढ़ हो या अच्छे वेल टू डू फैमिली से हो, यू नीड टू हैव इम्यूनाइज योरसेल्फ एंड योर फैमिली, जो भी है। तो उसके लिए क्या है कि अब इसके बारे में हम जो कथन देखेंगे वो पहला है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट 11 वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज अंडर UIP। कि भाई इस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सरकार 11 वैक्सीन से रोकने वाले जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन दे रही है, मतलब 11। सेकंड है कि रूबेला और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये 2 बीमारियां हैं, इज बीइंग गिवन एंडेमिक स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स रेस्पेक्टिवली। कि रूबेला और जापानी इंसेफ्लाइटिस को एक स्थानिक बीमारी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कि हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। A only 1 है, B only 2 है, C both 1 and 2 है और D इनमें से कोई भी नहीं है। आप देखिए इसका सही आंसर होगा आंसर C both 1 and 2, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 186, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सही है? हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कि भाई जो राष्ट्रीय कौशल विकास कोष है इसकी स्थापना कौशल विकास मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 1। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 क्या है कि इट रेजेस फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब जो हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास कोष है यह क्या करता है? सबसे पहले सरकारी, उसके बाद गैर सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों से पैसे लेता है, धन जुटाता है। किसके लिए? ताकि पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट हो सके। राइट, अब हम इसके बारे में सही करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे। A है सिर्फ 1, B है सिर्फ 2, C है 1 और 2 दोनों, और D इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ऑप्शन होगा आंसर B only 2 सही है। तो इसका मतलब A गलत है। अब 1 गलत है। क्या गलत है? NSDF was set up in 2009, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है
यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, मतलब कि ये क्या कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गलत है, क्या होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 187, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द नेम ऑफ नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट पर्सन वाज चेंज टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फ्रॉम 2017। अब देखिए, खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष था जहां से उनको मतलब अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें, उसके द्वारा उस कोष से उनको पैसे दिए जाते थे खेलों के लिए, ठीक है। अब 2017 से इस कोष का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधि में बदल दिया गया है इस नाम को। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 क्या है। ये कह रहा है कि इस योजना के तहत उन लोगों को सहायता प्रदान की जाती है जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 2 लाख प्रति वर्ष से कम है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना के तहत जो लोग सहायता ले सकते हैं वही लोग ले सकते हैं जिनकी जो है मासिक आय, यहाँ पे क्या लिखा है, मंथली इनकम। देखिए मंथली इनकम कितनी, ईयरली मत सोचिएगा, मंथली इनकम जो है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज लेस देन 2 लाख पर एनम। अब यहाँ पे प्रति वर्ष लिखा है तो आप यहाँ पे मंथली नहीं मानिए तो अच्छा है। क्या होना चाहिए, वार्षिक आय, ठीक है, वार्षिक आय, ठीक है। तो वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। आंसर 1 और 2 बिल्कुल ही सही है। 188 हम चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर ट्रू। 188 में हमें देखना है कि भाई नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एम्बेडेड इन द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। कि भाई बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में जो भी निहित सिद्धांत है उसी के ऊपर आधारित है 2016 वाली। स्टेटमेंट 2 क्या है, द एक्शन प्लान है 6 की प्रायोरिटी एरियाज, कि इस एक्शन प्लान के कार्य योजना की टोटल 6 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। अब हम बताएंगे इसमें आपको कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 और 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारे पास सही आंसर होगा आंसर ए ओनली 1। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि जो एक्शन प्लान है उसके 4 की प्रायोरिटी एरियाज हैं। इसमें क्या कहा जा रहा था, कितने प्रायोरिटी एरिया हैं आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 6 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, राइट। 6 इज नॉट करेक्ट, 4 करेक्ट। अब ये 4 कौन कौन से हैं भाई, 4 चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 4 है हमारे इसमें, पहला हो गया यहाँ पे सर्वाइवल, ये देखिए सर्वाइवल। दूसरा हो गया हेल्थ और न्यूट्रिशन, सर्वाइवल को मतलब कि भाई आप जिंदा रहने के लिए जो काम, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो काम करते हैं उसको कहते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य और पोषण। तीसरा है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा और विकास। और जो चौथा है वो है सुरक्षा और भागीदारी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 189, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे के स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द नेशनल क्रेश स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थ्रू द स्टेट्स ड्यूटीज फ्रॉम 2017। कहा जा रहा है कि यह जो मतलब 2017 से राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय क्रेच योजना। अब आप क्रेच सोच रहे हो क्या होंगे, अब मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा क्रेच होता क्या है। क्रेच योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा, केंद्र इसको स्टार्ट कर रहा है। दूसरा, इसी में स्टेटमेंट 2 देख लीजिए, इट प्रोवाइड्स डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स एंड अदर डिजर्विंग वुमेन। क्रेच में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी वर्किंग क्लास के वुमेन हैं, कहीं पे भी वर्क करें, वो अपने बच्चे को सारा खाना वाना खिला करके प्लस उनका दिन भर में जो भी दूध वो पियेंगे या फिर जो भी मतलब हो सकता है कि उनके डायपर्स वगैरह इन सबको चेंज करने की सारी सुविधाओं के साथ ले जाकर के क्रेच में रख देती हैं। उसके बाद वो अपनी जॉब में चले जाती हैं, रोजगार में, जब वापस आती हैं तो अपने बच्चे को ले आती हैं। इसको बोलते हैं क्रेच योजना। तो स्टेटमेंट 2 आई होप मैंने समझा दिया, ये सही होगा। अब 1 सही है कि नहीं यही बस आपको बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ए ओनली 1 सही है, बी ओनली 2 सही है, सी ओनली बोथ 1 and 2 सही है और डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आंसर सी 1 and 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 190। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को हमें देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से और कौन, या फिर हो सकता है सिर्फ एक ही सही हो। स्टेटमेंट 1 है हमारा, उज्ज्वला इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू कॉम्बैट वुमेन ट्रैफिकिंग। कि उज्ज्वला जो है वो महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक व्यापक योजना है। फिर उज्ज्वला जो स्कीम है, जो स्टेटमेंट 2 है, वो ये कहता है कि उज्ज्वला स्कीम शुरू की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए 1, बी 2, सी दोनों ही और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी गलत है, दोनों ही कोई नहीं। क्यों नहीं है भाई? योजना के बारे में कहा जा रहा है। योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो कि 2007 में शुरू की गई थी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अब इस ट्रैफिकिंग में सिर्फ वुमेन लिखा है, ये ट्रैफिकिंग बच्चों की भी ट्रैफिकिंग हो सकती है, देखिए यहाँ पे। और ये 2007 में शुरू की गई थी। तो चलिए हम एक एक करके यहीं पे काट देते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है? दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन इट इज ओनली फॉर वुमेन ट्रैफिकिंग। कि उज्ज्वला स्कीम जो है वो सिर्फ महिलाओं के तस्करी को रोकने के लिए बस शुरू किया गया था, लेकिन इसमें महिलाओं प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन, दोनों के ही तस्करी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था, महिलाओं और बच्चों के। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2008 में शुरू किया गया था, 2008 में। यह हमारा बिल्कुल ही गलत है, इसको शुरू किया गया था 2007 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 191। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब हमें नीचे के दिए गए स्टेटमेंट को देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से या कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है, निर्भया फंड वॉज सेटअप इन 2012। निर्भया फंड जो है उसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। अब वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो इस फंड के, जो निर्भया फंड के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। वही एडमिनिस्टर करता है कि भाई इस फंड के पैसे कहाँ से आएंगे, किधर जाएंगे। तीसरा हम स्टेटमेंट देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री टू अप्रेज, रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम सैंक्शन अंडर द निर्भया फंड। मतलब कि महिला और बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड के तहत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है। ठीक है, कि आप वहीं पे आप जाकर के सारा चीज इसको कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। ए है ओनली 1 and 3, बी है 2 and 3, सी है ओनली 1 and 2 और डी है 1, 2 and 3। अब आपको ये इन चारों में से बताना है। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आंसर बी ओनली 2 and 3 सही है और 1 जो है वो गलत है। 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निर्भया फंड की स्थापना जो है वो 2012 में की गई थी, यह गलत है। दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2013। ठीक है, 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद से पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है कि मुस्लिम रूलर्स मेड इनरोड्स इनटू द टेरिटरी ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। कि जो भी प्राचीन काल में मुस्लिम शासक थे उन्होंने क्या किया कि टेरिटरी के अंदर जो है वहां पे इनरोड्स बनाए थे। ठीक है, किस चीज के लिए भाई? घुसपैठ करा। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, जो पहला बिहार के ऊपर पहला विजेता था वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब ये दो स्टेटमेंट आप देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ही प्राचीन भारत में, भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, इनरोड बनाया था, घुसपैठ की थी। दूसरा है कि बिहार के ऊपर आक्रमण करके जीतने वाला पहला विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ए सिर्फ एक सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 सही है और डी दोनों में से कोई सही नहीं है।
आपका सही आंसर यहाँ पे होगा आंसर बी, सिर्फ 2 सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो मुस्लिम शासकों ने मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र में घुसपैठ की थी। मध्ययुगीन काल कहाँ से शुरू होता है? हम जानते हैं कि जब 1191 राइट, या फिर 1192, ठीक है, 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हमारे किससे, मोहम्मद गोरी से हार गए थे, मोहम्मद गोरी से, उसके बाद से धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें की शुरुआत हुई थी। तो ये एंशिएंट पीरियड नहीं है, ये कौन सा पीरियड है? ये है हमारा मेडिवल पीरियड, राइट, ये है मेडिवल पीरियड। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 जो है सही नहीं है, बख्तियार खिलजी वाला स्टेटमेंट सही है। 193 हम देखेंगे। आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से क्या बिहार की प्रमुख खाद्य फसल नहीं है। अब भारत में बिहार की बात की जा रही है कि बिहार के में कौन सी फसल इसमें से प्रमुख, मतलब स्टेपल फूड नहीं है। हमारा 1 है पैडी, धान। बिहार के लोग जो भी धान से निकलता है चावल, उसको नहीं खाते हैं, मुख्यतः नहीं खाते हैं। दूसरा है गेहूं, तीसरा है दाल, और चौथा है जौ। अब आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, ओनली 1 और 4, धान और जौ बिहार में मुख्य फसल नहीं है। बी है सिर्फ 4, जौ। सी है 2 और 3, गेहूं और दाल। और डी है सिर्फ 3। आपको मैं सही बताता हूं, बी ओनली 4। अब बार्ली जो है इज नॉट द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ बिहार। बिहार में बार्ली उतना, मतलब पहले बोया जाता था, अब उसकी कोई बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं रह गई है, क्योंकि नॉर्मली लोग बार्ली, जौ मतलब अपने डेली डे टू डे खाने में नहीं खाते। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 194। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इसमें से कौन से सही है। इसमें कहा है कि बिहार हैज नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया ऑफ 6.2 लाख हेक्टेयर। बिहार ने 6.2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट दें कि यह भौगोलिक क्षेत्र का 6.65% है। अब बिहार का जितना भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया उसका लगभग 6.65% है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही। हमारे पास ऑप्शन ए है, सिर्फ 1 सही है, बी सिर्फ 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों ही सही है, और डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन सा सही है। सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बिहार इंक्लूड। आप देखिए, अगर बिहार घूमने जाना चाहते हैं तो बिहार में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। 1 है बारबरा केव्स, 2 है केसरिया स्तूप, 3 है बर्थ प्लेस ऑफ सीता, और हमारा यहाँ पे 4 है, मतलब 1 2 3 4 था ये। 4 है 100 फीट टॉल, मतलब 100 फीट टॉल देव संटप, मतलब सूर्य का एक 100 फीट लंबा एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो इनमें से कौन सा बिहार में नहीं है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन बताना है कि ए 1 2 3 है, बी 1 3 और 4 है, सी 1 और 3 है, और डी इनमें से सारे ही सही है। हम देंगे आंसर डी इनमें से सारे ही सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 196। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन लेज डाउन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अब देखिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करता है। हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, द मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये जो मिनिस्ट्री है, कौन सा लंबा चौड़ा काफी नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय का नाम बदलकर जल संस्कृति मंत्रालय कर दिया गया है। अब हमारे पास आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। ए ओनली 1,
बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी इनमें से कोई नहीं। हमारे पास आंसर सी है, इनमें से दोनों ही सही हैं। 197 देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर मिशन इंक्लूड्स, कि जो भाई राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य है उसमें शामिल है। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, देखना है कि 3 में से 1 शामिल है, 2 शामिल है, तीनों शामिल है या कोई भी शामिल नहीं है। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20% रूल रेगुलेशंस डिफरेंशियल एंटाइटलमेंट एंड प्राइसिंग। भाई 20% नियम विनियमन का जो मतलब अंतर एंटाइटलमेंट और मूल्य निर्धारण द्वारा जल उपयोग क्षमता बढ़ाएं, कि भाई लोगों को कम से कम 20% तक पानी जो है वो दिया जाए, या फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। जितना अभी पानी है दिया जाता है उससे 20% और बढ़ाना है। दूसरा है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज आर टू बी मेड थ्रू द एडॉप्शन ऑफ लो टेम्परेचर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वॉल, एक्चुअल में दिस इज एक्चुअली वाटर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आपको जितने भी कोस्टल सिटीज है, कोस्टल सिटीज का मतलब जो समुद्र के तट के पास के हैं, वहां पे जो उनकी पानी की आपूर्ति है लोगों को, भाई वहां पे भी पानी पीने की जरूरत होगी। अब उनको जो पानी दिया जाता है उसको हमें क्या करना है, क्योंकि समुद्र के तटों के पास वो लोग रहते हैं, इसलिए ज्यादातर पानी जो होगा वो खारा होगा। तो वहां पे एक कम तापमान के द्वारा पानी को डिसैलिनाइज किया जा सकता है, ठीक है। वहां से अलवणीकरण, उसमें से नमक को कम किया जा सकता है, उसको ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा पानी से लवण को कम कीजिए, नमक को कम कीजिए, और जो भी तटीय शहर है वहां पे पानी की सप्लाई कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि अ कंसिडरेबल शेयर ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज इज टू बी मेड थ्रू रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट वाटर। कि आप देखिए कि कुछ जो हमारे अर्बन एरिया, शहरी इलाके हैं, वहां पे जितना भी पानी यूज होता है उसका एक अच्छा जो भाग है वो फिर से गंदे पानी को रिसाइकिल करके वहां पे अवेलेबल कराया जा सकता है। अब हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है सिर्फ 1, बी है सिर्फ 2, सी है 1 और 3 और डी है चारों। मतलब कि यहाँ पे डी चारों ही सही हैं। 198 हम देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखना है और आपको पता करना है कि इनमें से कौन से सही हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द एम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर जल जीवन मिशन इज टू प्रोवाइड टैप वाटर टू ऑल हाउस होल्ड्स बाई 2021। कि भाई जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि 2021 तक सभी घरों में नल का पानी पहुंचाना है, मतलब नल लगा देना है, पाइप वाटर, ठीक है। सेकंड हम स्टेटमेंट देखेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। कि भाई जल जीव मंत्रालय जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। हमारे पास ए है सिर्फ 1, बी है सिर्फ 2, सी है 1 और 2 दोनों ही, और डी है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे आंसर बी सिर्फ 2 सही है और ए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? ए कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार का उद्देश्य 2000, यहाँ पे देखिए 2021, मतलब कि 2021 तक हर एक घर में क्या है, टेप वाटर को पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2021 तक टेप वाटर पहुंचाने की जो बात है वो नहीं है। एक्चुअल में ये 2021 गलत है, ये 2024 तक जो है वो टैप वाटर को घरों घरों तक पहुंचाना है। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, जन शक्ति अभियान फोकसेस ऑन। अब जो जन शक्ति अभियान है वो केंद्रित है, हमारे पास 1 है वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भाई जल संरक्षण करना है और वर्षा जल का संचयन करना है। ये कहीं कहीं पे ये होता है कि मतलब वर्षा के पानी को फिर से एक टैंक में इकट्ठा करके फिर उसको क्लीन करके और फिर से उसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो जल
जन शक्ति अभियान क्या इस पे फोकस करता है, या फिर दूसरा हम देखते हैं रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, कि अगर कहीं पे पारंपरिक या दूसरे जल निकाय हैं, मान लीजिए कहीं पे पोखरा है, तालाब है, उसका फिर से नवीनीकरण करना है। तीसरा है कि वाटर सेट डेवलपमेंट, कि जो भाई पानी का स्तर है उसको फिर से डेवलप करना है, ताकि बहुत ज्यादा कोई बोरिंग करके पानी ना निकाल रहा है। ठीक है। फिर चौथा है कि रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कि पानी का रीयूज करना है, जिससे कि जो भी पानी का जो स्तर है उसको फिर से रिचार्ज किया जा सके। अब हम बात करेंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन के लिए हम देखते हैं कि ए है 1 और 2, बी है 2 3 4, सी है 1 2 3 4 4, मतलब कि सभी सही, और डी है 1 2 4। हम देखेंगे कि आंसर इसमें 1 2 3 4 ये चारों ही सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जन शक्ति अभियान फोकस जो करता है 5 पहलुओं पर यह फोकस करता है। 5 पहलू क्या है? पहला तो ये बिल्कुल ही सही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, कि अगर जिन इलाकों में पानी कम है वहां पे छत के ऊपर इस तरह से बनाना है कि पानी हर एक जगह से आकर के पूरे छत से गिर करके एक कुंड में जाए, और वहां पे कई लेवल की क्लीनिंग करके फिर से उस पानी को पीने के लायक बनाया जा सके। एक हो गया। दूसरा हमारा है कि भाई रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, गाँव में जो भी पुराने पोखरे ओखरे हैं जिनमें शेवार वगैरह लग गया है, उनको फिर से उनका नवीनीकरण करके, पुराने पोखरे वगैरह का या जो भी इस तरह से वाटर बॉडीज हैं उसका पुराना नवीनीकरण करना है, और नवीनीकरण करके फिर से उसको पीने के पानी के योग्य बनाना है। तीसरा जो है कि रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर, पानी का पुनः उपयोग करना है और संरचनाओं को फिर से रिचार्ज करना है। फिर वाटर शेड का विकास करना चाहिए। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट। और पांचवा है इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन करना है। अफॉरेस्टेशन मतलब गहन वनीकरण। देखिए, अगर जो इंग्लिश वाले हैं कुछ है इसमें काफी ज्यादा इसमें मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं। 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काट देना, उसमें DE होता है। उसके बाद से अफॉरेस्टेशन, मतलब कि नई जमीन पे फिर से वन लगाना, मतलब जहां पे वन नहीं था वहां पे आप वन लगाना। और एक होता है रीफॉरेस्टेशन, मान लीजिए कि जिन जगहों पे वन काट दिए गए हैं वहां पे वन लगाना। तो ये 3 शब्द होते हैं। यहाँ पे हिंदी में तो बिल्कुल ही गहन वनीकरण लिख दिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 5 एक्सपेक्ट होते हैं और बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं 200। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, जल क्रांति अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास कि जल क्रांति अभियान, इसका उद्देश्य है कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण के पहलुओं पर लोगों में जागरूकता पैदा करना। तीसरा हम स्टेटमेंट देंगे कि जो जल ग्राम योजना है इसी का एक कंपोनेंट है। किसका? जल क्रांति अभियान का ही एक कंपोनेंट है, एक अंग है या उसका एक घटक है। अब देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, ओनली 1 and 2 ए है, बी में क्या है 2 and 3, सी में क्या है 1 2 and 3 और डी में 1 and 4। आपके पास चारों ऑप्शन हमने दे दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1 2 और 3, तीनों के ही तीनों सही है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है। प्लीज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल @study for civil services जरूर ही ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको दूसरी जानकारियां मिल जाएंगी। हमारे पेड कोर्स भी चल रहा है। इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया है, उसको अगर आप 100 डेज का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही उसको ज्वाइन कीजिए। आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लैग हो रहे हैं तो आपकी बार का यूपीएससी आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये काफी अच्छा लगा है। इसको देखते रहिए। ये पूरे 400 क्वेश्चन है और आपको सभी ऐसे ही दिए जाएंगे। थैंक्स, जय हिंद।